Hello everybody, my name is Satyam Jay and I welcome you to understand UPSC, a platform of the aspirants by the aspirants for the aspirants. So in the last lecture, we completed our economy PT365 part 1, whereby the topic that was last discussed was a very important topic of FPI and FDI. So if you have not completed that particular part, do that very soon. Okay, in this particular video, we will be starting from topic number 5.4, which is the corporate debt market, and we'll go till page number 60, and then so we are already done till 30 pages nearly in this lecture till 60 pages, and then last till 90. So this lecture also will be delivered to you tomorrow. कल ये लेक्चर आ जाएगा आपका, एंड कल आपकी इकोनॉमी पीटी 365 कंप्लीट हो जाएगी. देन वेरी फास्ट विल गो थ्रू इकोनॉमी एनवायरनमेंट पीटी 365. ठीक है, उसमें बहुत सारा रैंडम स्टफ भरा हुआ है. सो आई डायरेक्टली टीच यू फ्रॉम प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम शॉर्ट नोट्स विच आई हैव आस्क्ड समबडी टू प्रिपेयर फॉर यू. देखते हैं अभी कितनी श्योरिटी है उस चीज़ पे, बट वो आपको साथ में शॉर्ट नोट्स मिल भी जाएंगे. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कट द क्लटर एंड रिवाइज वेरी इजीली. ऑलराइट, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपकी डिलीवरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एंड आपकी नॉलेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, वो तो आप जानते हैं. ठीक है, डन, करें शुरू. ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई विल टीच यू कॉन्सेप्ट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड. आई विल क्लियर द कॉन्सेप्ट्स फॉर यू एंड आई विल देन टेल यू जो चीज़ें आपको रटनी है. ठीक है, द थिंग्स दैट यू हैव टू रोट लर्न. So, and whatever the things which are not relevant, we will not study at this particular point of time, because you have to study only those things that can be asked in the examination and not be a powerhouse of a lot of information. जो चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो मेंस के लिए बता दूंगा बाद में. ठीक है, चलिए, on that note let us begin. So this is the first topic regarding the corporate debt market. So what has happened is that SEBI has released a framework for corporate debt market development fund. कुछ नहीं है, ये क्या है कि भाई कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट, किसी भी देश में जो कॉरपोरेट होते हैं वो किस तरीके से डेट से पैसा उठाएंगे, उसके लिए एक फंड बनना चाहिए, है ना. उस मार्केट को डेवलप करने के लिए एक फंड बनना चाहिए. तो सेबी ने उस फंड के बारे में बात की कि वो कैसे फंड बनेगा. बस इतना सिंपल सा है. लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक नाउ. So what is corporate debt market development fund? It is an alternate investment fund which will purchase, क्या परचेज करेगा ये, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज. ऐसे कॉर्पोरेट जो डेट सिक्योरिटीज क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज समझो. ये एक कंपनी है, ठीक है, इसे सपोज करो 1 करोड़ रुपए चाहिए, राइट. तो इसके पास दो तरीके होते हैं. एक होता है कि ये इक्विटी डाइल्यूट करे अपनी, शार्क टैंक पे देखते हो ना इक्विटी डाइल्यूट करने आते हैं. दूसरा तरीका होता है कि डेट. ठीक है, डेट होता है जब आप कर्जा उठा लेते हैं, राइट. तो ये इस कर्जे को उठाने के लिए कुछ अपनी डेट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं कि इस सिक्योरिटी के बदले आप हमें डेट दे दो, जब हम आपका डेट वापस पे कर देंगे आप हमें सिक्योरिटी वापस कर देना. ओके, तो डेट सिक्योरिटीज, जिस भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट ग्रेड की डेट सिक्योरिटीज होंगी उसमें ये जो CDMDF है ये इन्वेस्ट कर देगा. अब वो कैसे पता चलेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड की है नहीं है? इफ द डेट सिक्योरिटी इज रेटेड BBB और हायर, then it is called an investment grade corporate debt security. क्लियर, एकदम बात समझ में आ गई. जनरली इट विल बी डन ड्यूरिंग अ मार्केट स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि जब भी मार्केट में स्ट्रेस होगा तो कॉर्पोरेट को पैसा नहीं मिल रहा होगा, तो उनको दिक्कत होगी, उनको लॉस बनाना पड़ सकता है. इसीलिए ऐसे टाइम पे द मनी विल बी इन्वेस्टेड बाय CDMDF. बात समझ में आ गई. चलो, अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है जो ये बात लिखी हुई है. इट रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पूल्ड फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग. कुछ नहीं है, ये ऐसा एक फंड जो बहुत, जिसमें प्राइवेट पैसा हो और वो साथ में मिलके किसी भी चीज़ में फर्दर इन्वेस्ट करे. तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें आप अपना अपना कर सकते हो. ऑल्टरनेट मतलब क्या हो गया कि एक ऑल्टरनेट वे हो गया कि साथ में अपना पैसा पूल किया, इन्वेस्ट कर लिया. इसमें कौन कौन फंड्स डाल सकते हैं? सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, है ना, वो लोग जिनके पास भंडार है पैसे का. एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, VCs इनको बोलते हैं. फिर आप शार्क टैंक वार्क टैंक पे देखते हैं, वो भी लगभग यही लोग मान सकते हो आप. इन्वेस्टमेंट ग्रेड मैंने आपको बता ही दिया कि भाई BBB और हायर, बस इतनी बात है यहाँ पे. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखो, ये पूरा पढ़े बिना भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. मार्केट स्ट्रेस के टाइम पे जो डेट मार्केट है वो प्रेशर फेस करेगा ओपन मार्केट में, क्योंकि कोई भी जिस टाइम पे स्ट्रेस है, इकोनॉमी स्ट्रेस्ड है, मार्केट स्ट्रेस्ड है, पैसा कम है लोगों के पास, लोग डर रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने से, है ना. तो ऐसे टाइम पे एक स्ट्रेस है ना, वो पैसा नहीं डालना चाहते हैं. ऐसे टाइम पे CDMDF विल हेल्प द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एक्सेस इन सच टाइम्स. तो इसके पास पैसा है, CDMDF के पास किसने दिया है? इन्होंने दिया है. इसके पास पैसा है तो ये पैसे दे देगा कॉर्पोरेट्स को और आपका मार्केट रोल हो जाएगा. बहुत बढ़िया चीज़ है,
समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर? इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे ना, तो इसके अराउंड अगर कुछ क्वेश्चन भी आएंगे तो आप समझ जाओगे, लिंक कर लोगे, फिर रटने की जरूरत नहीं है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, तो अब ऑब्जेक्टिव से इसके आसपास चीजें आ जाएं तो आप क्लियर रहोगे। यही है, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। टेन्योर इसका 15 साल का होगा, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ऑब्वियसली, सेबी इसको कंट्रोल करेगी। कंट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैंडेटरी होगा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है किन लोगों के लिए, बट मैंडेटरी देखोगे तो कट मत करना। बात समझ में आ रही है? मैंडेटरी देखोगे तो कट मत करना एग्जामिनेशन में, मैंडेटरी है ये कुछ लोगों के लिए कि इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा। ओके, नॉट फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह उनके लिए नहीं, बट फॉर सम एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सम एमएफ स्कीम्स, इनके लिए दिस इज कंपल्सरी, दिस इज मैंडेटरी एंड टेन्योर इज ऑफ 15 ईयर्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सेबी का जुरिस्डिक्शन है कॉर्पोरेट डेट मार्केट के ऊपर, वो पूरा का पूरा है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। एक गवर्नमेंट डेट मार्केट होता है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट होता है। जब गवर्नमेंट पैसा उठाए तो वो गवर्नमेंट डेट मार्केट, जब कॉर्पोरेट उठाए कॉर्पोरेट डेट मार्केट। सिंपल है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड जनरली लॉन्ग टर्म के होते हैं, मैच्योरिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, तो 1 साल से ऊपर का है तो वैसे ही लॉन्ग टर्म माना जाएगा, तो लॉन्ग टर्म के होते हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड का क्या परसेंटेज है? सिर्फ 17% है। As a percentage of GDP, the corporate bonds in India stand at just 17%, which is a very low penetration. साउथ कोरिया में 80% है, मलेशिया में 50%, चाइना में 40%, बहुत कम है इंडिया में। लेकिन ये चीज़ यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, ये आपके मेंस के लिए है। अगर मेंस में इसके अराउंड कोई क्वेश्चन आता है, फिर मेंस आपको कोई सजेशन देना है, राइट, तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे काम आ सकती है। बट अभी याद रखना 17% है, क्योंकि लास्ट ईयर वो एक्सपोर्ट का डेटा पूछ लिया था, तो वो थोड़ा सा बस इतना, बस ये डेटा याद रखना, कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एट 17%। 17 का खतरा, इंडिया में 17 का खतरा है कॉर्पोरेट मार्केट को। फिर ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यू डोंट नीड टू रीड अब ऑल ऑफ दिस, ये तो बिल्कुल ही मेंस ओरिएंटेड हो गया, कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर सर्विस फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, नाम से समझ में आ रहा है, वापस से सेबी लेके आएगा क्या गाइडलाइंस है फॉर इन्वेस्टर। इस फंड के लिए भी गाइडलाइंस और इस फंड के लिए भी गाइडलाइंस दी हैं सेबी ने। बस अब क्या है, ऑब्वियसली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? एक एक्सचेंज पे, एक स्टॉक एक्सचेंज पे कौन पार्टिसिपेंट होते हैं? जितने स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं और जितने इन्वेस्टर्स होते हैं। सुना है ना ये सब आपने, स्टॉक ब्रोकर्स है ना, उनको आप पैसा देते हो, आपके लिए स्टॉक खरीदते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट करते हो तब इन्वेस्टर हो गए। तो ये लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के, एक एक्सचेंज के। तो उन पार्टिसिपेंट्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सही टाइप की सर्विसेज देने के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। अब यूपीएससी पूछेगा ये? नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा ये, लेकिन अभी उन्होंने डाल दिया और आपको फोमो ना हो कि सर ने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, सबसे पहले क्या है, एक चीज़ पक्का है कि भाई जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, या जितनी भी डिपॉजिटरीज हैं, जैसे कि एनएसडीएल हो गया, आपका सीडीएसएल हो गया, इन सबको एक आईपीएफ एस्टेब्लिश करना ही करना है, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एस्टेब्लिश करना ही करना है, कि आपके इन्वेस्टर को कोई दिक्कत होने लगे तो आपको भरपाई करने के लिए एक फंड हो आपके पास। ठीक है। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स एंड असिस्ट्स इन बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। सिंपल है ना, कोई भी डिपॉजिटरी, नाम से पता चल रहा है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेसेस या इंडिविजुअल अपना पैसा डालते हैं और उन पैसे के बदले वो डिपॉजिटरी उनके लिए स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदता है, प्रॉफिट बनाता है, वो बीच में अपना कुछ ब्रोकरेज खा लेता है। बस सिंपल। जैसे इंडिया में जो डीमेट अकाउंट्स हैं, आपने सुना होगा ना, एक डीमेट अकाउंट खोल लो, वो सिर्फ दो डिपॉजिटरीज में खुल सकते हैं, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। अब इन पे क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, रिमेंबर करो, 2021 से 22 का पेपर है, डिस्कस कर रखा है मैंने पूरा। सीडीएसएल बोल दिया था शायद कि आरबीआई और सीडीएसएल मिलके कर रहे हैं, रिमेंबर दैट? हाँ, तो वही क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी पूछ चुका है, इसके अराउंड पूछ चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीएफ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू सेपरेट ट्रस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, सेपरेट ट्रस्ट बनेगा एडमिनिस्टर करने के लिए। मैं कह रहा हूँ इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। जैसे ये सब पूरा ये क्या फालतू की इन्फॉर्मेशन है कि क्या कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन यूटिलाइज करेगा, बिल्कुल नहीं आएगा पेपर में। कुछ ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है सब आपको। ठीक है। सो एज हेयर वॉज द टॉपिक ऑफ प्रोटेक्शन फंड, सिमिलरली हेयर इज द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टर सर्विस फंड, राइट? सो अगेन सी, start focusing on the names, you'll start remembering things. Investor services fund, services to the investing public, बात ही खत्म हो गई, याद करना ही नहीं है कुछ।
इन्वेस्टर्स को कैसी सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसके लिए फंड। कैसी सर्विसेज मिलनी चाहिए भाई, इन्वेस्टर एजुकेटेड होना चाहिए, उसको एजुकेट करो कि भाई कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, हाई रिस्क क्या होता है, लो रिस्क क्या होता है, अवेयरनेस जनरेट करो, इन्फॉर्मेशन दो कंपनीज के बारे में, इसके लिए फंड चाहिए होगा, बस वो फंड है। हर चीज़ रटनी नहीं है, यही डेवलप करना है कि आप देखो, आइडेंटिफाई करो एंड देन मार्क करो। देन फंडिंग, अब ये देखो ये कुछ नहीं है ना, ये नहीं पूछेंगे स्टॉक एक्सचेंज शैल सेट असाइड एटलीस्ट 20% ऑफ लिस्टिंग फीस फॉर दिस, नहीं कुछ नहीं। आईएसएफ को रेगुलेट करने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी होगी, बात खत्म हो गई, सिंपल। ओके, तो ये बेसिक सा है। इससे पहले एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड चलता था सेबी का, वो 2007 में आया था। सो बस ठीक है, इतना इससे में कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इस पूरे टॉपिक से कुछ नहीं आएगा, बट स्टिल ताकि आपको फोमो क्रिएट ना हो, मैंने कवर करा दिया। चलो अगले पे आते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगेन बात समझ लो, नाम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो स्टॉक एक्सचेंज जो सोशल चीज़ों के लिए काम करे, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखो सुनो, एसएससी वो सेगमेंट है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का जो, देखो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का सेगमेंट है। यहाँ पे यूपीएससी क्या कर देगा कि ये एंटायरली डिफरेंट है, एंटायरली न्यू है, नहीं, एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस का सेगमेंट, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, एग्जिस्टिंग का है ना, एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस का सेगमेंट है जो हेल्प करता है सोशल एंटरप्राइजेस को। कैसे होते हैं सोशल एंटरप्राइज, नॉन फॉर प्रॉफिट या फिर मान लो कोई फॉर प्रॉफिट भी है, टू रेज फंड फॉर पब्लिक, बट आप किसी वैसे काम में इंडल्ज होने चाहिए जो सोसाइटी से रिलेटेड है, जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ हंगर, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, एजुकेशन को प्रमोट करना, फाइनेंशियल, जो भी ये सब रटना नहीं है, ये सब रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, एटसेट्रा। जो भी आए और आपको दिख जाए कि ये सोसाइटी रिलेटेड वर्क है, मार दो, यस ट्रू करेक्ट ऑल ऑफ द अबव, बात खत्म। समझ आया? तो ये वाली चीज इस तरीके से याद रखनी है। सेबी ने क्या कहा है, अप्रूव्ड सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इन द फ्रेमवर्क फॉर एसएससी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है ये सब समझ सकते हैं। तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट फाउंडेशन है ना, वो क्यों हो गई भाई, उनका तो अपना प्रॉफिट मोटिव चल रहा है, उन्हें प्रॉफिट पे काम कर रही है। पॉलिटिकल और रिलीजियस भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल चीज़ें डायरेक्टली सोशल उसमें है ना, ऐसा थोड़ी है कि पॉलिटिकल पार्टी पैसा उठाएगी तो वो जाके घर ही बनवा रही है, गरीबों के पॉवर्टी रेडिकेट कर रही है, नहीं, वो तो अपनी कैंपेनिंग करेगी। सेम गोज फॉर रिलीजन ऑल्सो, दो रिलीजन एंड सोसाइटी शुड बी लिंक्ड ऑलवेज, बट दे आर नॉट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स। सिमिलरली प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन, तो ये तो कॉमन सेंस है ना भाई, ये चीज़ें कॉमन सेंसिकल हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज, लेकिन ये बस ये याद रखना कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठा सकता है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज नहीं, बट अफोर्डेबल हाउसिंग वाली उठा सकती है। ये बस इंपॉर्टेंट आप एक याद रख लो, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग 2023 में ही एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन था, तो दिस बिकम्स प्रेटी क्लियर। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी आर डन विद दिस टॉपिक, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। एक्सटर्नल सेक्टर करते हैं, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया। एक्सचेंज रेट सबको पता है ना, कितने का डॉलर, कितने का पैसा, कितने का यूरो, कितने का फलाना, वो स्टॉक एक्सचेंज है, ओ सॉरी एक्सटर्नल एक्सचेंज है। चलो, मेथड्स फॉर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, जो हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही पढ़ना, ये ज़्यादा पढ़ने वढ़ने मत लगना, ज़्यादा पढ़ना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे पहला मेथड्स फॉर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, तो इसमें सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तीसरा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड क्या है, जब सेंट्रल बैंक एक्टिवली इंटरवीन करे, कह दे कि नहीं $1 तो 50 रुपये का ही रहेगा, हम नहीं जाने देंगे 51 या 52 या 80 या 85, नहीं 50 का ही रहेगा, तो ये क्या है, फिक्स्ड है। वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। दूसरा क्या होता है, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, ये कंप्लीटली मार्केट फोर्स डिपेंडेंट होता है कि भाई किस डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रुपये की बढ़ रही है तो रुपये हो जाएगा, है ना, तो वहाँ पे क्या है, कोई इंटरवेंशन नहीं है। एंड लास्ट इज मैनेज्ड, मैनेज्ड में क्या होता है कि कुछ मार्केट फोर्सेज ही डिटरमाइन करती है, लेकिन ओकेशनली ओकेशनली बैंक्स कभी कभी इंटरवीन करते हैं टू प्रोटेक्ट, और हमेशा मिडिल पाथ अच्छा होता है, ये तो गौतम बुद्ध कह के गए ही हैं। तो मैनेज एक्सचेंज रेट तो ठीक होता है, ज़रूरी होता है कभी कभी कंट्री के लिए, क्योंकि मान लो किसी उसका कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो खराब होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी ना भाई, राइट, नहीं तो नुकसान हो रहेगा उसको फिर कंट्री को। सिमिलरली एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इंडिया में कैसे होता है, इसके दो मेथड्स हैं, एक है नीर, एक है रीर। 2022 में ही क्वेश्चन आया था इस पे, नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, नीर क्या होता है, समझ लो, वेटेड एवरेज ऑफ बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स ऑफ द होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बहुत सिंपल है, जितनी कुछ फॉरेन करेंसीज ले लो,
डॉलर, यूरो, पाउंड, जो भी इसके अकॉर्डिंग हमारी जो होम करेंसी है उसका क्या रेट चल रहा है, उस पूरे का वेटेड एवरेज लगा लिया, निकाल लिया, बस वो क्या है, नीर है, सिंपल। जैसे ही आप उसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दोगे, जैसे ही आप उस चीज को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दोगे वो रीर बन जाएगा। समझा दूं कैसे, देखो, रीर इज इक्वल टू नीर इंटू सीपीआई डोमेस्टिक ओवर सीपीआई फॉरेन। इंडिया में क्या इन्फ्लेशन है डिवाइडेड बाय फॉरेन में क्या इन्फ्लेशन है, उसको नीर से मल्टीप्लाई कर दो, रीर आ गया। समझ में आई बात, नीर से, ये वाले से नीर से मल्टीप्लाई कर दो, इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट तो रीर आ गया, है ना। रिलेटिव प्राइस डिफरेंशियल ये होता है कि कितना एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर इन्फ्लेशन। इसको कैलकुलेट भी देखो ऐसे ही करते हैं, ये इसके फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मतलब समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने ये, है ना। वेटेड एवरेज ये, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो इसका डिफरेंस है ना, प्राइसेस वाला, इन्फ्लेशन वाला, बस। इंक्रीज इज इक्वल टू एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी एंड दस रिड्यूस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, यही पूछा था 2022 के पेपर में एज इट इज। तो जब भी एक्सचेंज रेट यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो लोकल करेंसीज का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है 550 वाली वीडियोज में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। कोई भी अगर इंडियन, देखो ये बहुत वैसी चीज है जो गलत हो जाएगी अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो इफ इंडियन करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रोंगर, it means that the trade competitiveness of Indian currency और Indian products is decreasing। समझ है ना इस बात की। अगर आज $1 100 का है, कल $1 50 का हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि इंडियन करेंसी स्ट्रांग हुई, है ना। लेकिन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अभी मान लो इंडिया से एक टी शर्ट जा रही थी, वहां पे वो लोग उसे $1 की खरीद रहे थे, इंडिया में वो ₹100 की थी, वहां पे $1 की मिल रही थी। अब वो सेम टी शर्ट इंडिया में तो ₹100 की है, लेकिन उन लोगों को $2 खर्च करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इंडिया का जो करेंसी है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो अब उनको $2 खर्च करने पड़ रहे हैं उसी सेम टी शर्ट के लिए, तो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया ना। वही बांग्लादेश की टी शर्ट अभी भी $1 पे मिल रही है, तो इसीलिए। तो ये वाली चीज भूलना मत, ये कॉन्सेप्ट मत भूलना यार, इकॉनमी में ना, इकॉनमी में मार्क्स आ जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो। फिर आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन एंड ओवर वैल्यूड करेंसी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लोअर इन्फ्लेशन। ये तो चलो ठीक है, ये तो मतलब डायरेक्ट चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अगर ओवर वैल्यूड करेंसी है तो इन्फ्लेशन कम हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड कम हुआ तो इसका मतलब आपके घर में जो सामान आ रहा है वो थोड़ा सस्ता आ रहा है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ओके, ऑल ऑफ दिस इज नॉट दैट बिग अ डील। फिर ये क्या है, ये ग्रेशम का लो है जो कहता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, it causes undervalued currency to go out of circulation, overvalued currency remains in circulation where it does not find enough buyers। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछेगा ना यूपीएससी आपसे। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि जो गुड मनी होता है वो बाहर निकलता जाता है, बैड मनी अंदर आता जाता है। क्यों, क्योंकि आपने बोल दिया है कि भाई एक चाइनीज वाला 50 के बराबर ही रहेगा या $1 के बराबर ही रहेगा, सपोज करो, है ना। तो अब भले ही कितनी भी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन चाइनीज बैठे हैं कि नहीं हमारा तो एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो डॉलर के बायर्स नहीं मिल रहे हैं, और चाइनीज वाला तो फालतू है ही, वो सर्कुलेशन में पड़ा ही है, तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, और जिसको खरीदना चाहते हैं उसके लिए बायर्स मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाली करेंसी आपके पास पड़ी है। तो अल्टीमेटली इट इज दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट मेंशन था तो मैंने बता दिया। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, तो ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। एक एक्ट होता है उसके अंदर रूल्स नोटिफाई होते हैं ना, जैसे वैसे पॉलिसीज नोटिफाई होती हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी को नोटिफाई किया गया है। अच्छा, इंडिया ने रिकॉर्ड, ये तो हर साल होता है भाई, इंडिया रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मारता है, मतलब बढ़ती जा रही है हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इस साल था एक्सपेक्टेड कि शायद कम हो जाएगी, मेरे को एग्जैक्ट फिगर देखना पड़ेगा इस साल क्या आ रहा है, बट इस साल भी शायद हमने बेटर ही किया है पिछले साल से। फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है ना। फिर ये देखो 4 पिलर्स हैं एफटीपी के, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए रट लेंगे इनको ताकि आंसर में यूज हो पाए। इंडियाज ट्रेड प्रोफाइल फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, कितना रहा इंडिया का एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 23, $760 बिलियन। ठीक है, इस बार भी इसी के कहीं कहीं आसपास होगा, 750 से 770 780 के आसपास होगा मोस्ट प्रोबेबली। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर बिकॉज आई हैव नॉट सीन द डेटा येट, बट समवॉट इसी के आसपास होगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे ग्लोबल हेडविंड्स थे ना, वॉर्स हो रहे हैं, सब दिक्कतें हो रही हैं, रेड सी क्राइसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके चलते क्या हो रहा है, इशू क्रिएट हो गया है, तो एक्सपोर्ट कम हो रहा था। फिर इंडियाज ट्रेड बैलेंस, तो इंडियाज ट्रेड बैलेंस ये वही दिखाता है कि भाई कितना ट्रेड डेफिसिट है, राइट। तो
दिस इज इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, दिस इज 2022-2023। तो ये आपका मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है, ये सर्विस का है और ये ओवरऑल है। तो ओवरऑल इंडिया का नियरली 122 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। मतलब ट्रेड डेफिसिट में है ना इंडिया का, यानी कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है कंपेरेटिवली। और ये दोनों चीज़ों में है, देखो है ना, सर्विसेज में भी ट्रेड डेफिसिट है और मर्चेंडाइज में भी ट्रेड डेफिसिट है। नहीं, एक सेकंड, ये यहाँ पे कम हुआ है ना, हाँ, तो सर्विसेज में सरप्लस है, मर्चेंडाइज में डेफिसिट है, इसलिए यहाँ पे अल्टीमेटली आके थोड़ा कम हो गया। नहीं तो ये दोनों जुड़ जाते तो बहुत ऊपर चला जाता। अभी ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया ना, 266 में से 144 गया तो 122। ओके, तो सर्विसेज में हम सरप्लस में रहते हैं, मर्चेंटाइज यानी कि गुड्स में हम डेफिसिट में रहते हैं, और ओवरऑल पे भी डेफिसिट में चलते हैं। ये बस याद रखो, वो डेटा वेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखोगे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, फिर इंडिया के टॉप इंपोर्ट कहाँ से होते हैं? सबसे ज़्यादा चाइना से, फिर यूएई से। ये बहुत ही, मतलब ऐसे आपको लग सकता है बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन हाँ, इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है यूएई से, और यूएस से, और रशिया। ठीक है, फिर ये तीन कंट्रीज़ इंडिया के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बहुत तगड़े हैं। तो जैसे इंडिया सबसे ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करता है, फिर यूएई को, चौथे नंबर पर चाइना को, बीच में नीदरलैंड्स। ये शायद नीदरलैंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता रहता होगा कभी ना कभी, बट यूएस, यूएई, चाइना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बहुत तगड़े होते हैं यहाँ से। ठीक है, रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डिफेंस आता है, नहीं तो रशिया यहाँ पे खड़ा नहीं होता। वो डिफेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो धीरे धीरे रशिया इससे बाहर हो जाएगा, फ्रांस इसकी जगह लेगा धीरे धीरे। बट खैर, फिर इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं? क्या क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है? बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया, स्पेसिफिकली तमिलनाडु। ओके, हब बन गया एकदम से। पहले यूपी और गुजरात इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी तमिलनाडु इज़ द टॉप मोस्ट, तो उसको याद भी रखना आपके, तमिलनाडु इज़ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर करेंटली इन इंडिया। फिर राइस, बासमती वगैरह बहुत ज़्यादा जाते हैं इंडिया से, केमिकल्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो ये आपकी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं। बात समझ में आ गई? ये ठीक है, तो कुछ नहीं है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफटीबी 2023। देखो, इसमें से कुछ चीज़ समझा देता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले एक नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन है जो बनाई गई है। वो क्या करेगी? डब्ल्यूटीओ का जो टीएफए है, मतलब ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, उसको इंप्लीमेंट करेगी एज पर सेक्शन 3 ऑफ द डब्ल्यूटीओ टीएफए। सेक्शन 3, सेक्शन 1 ने क्या बोला था? प्रोविजन फॉर एक्सपेडाइटिंग मूवमेंट, की मूवमेंट को तेज करना है। सेक्शन 2 क्या बोलता है? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउड टू डेवलपिंग एंड लीज डेवलपिंग कंट्रीज, लीज डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये किसके सेक्शंस हैं? टीएफए के। टीएफए क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। किसका? डब्ल्यूटीओ का। तो उसका सेक्शन 1 कहता है कि मूवमेंट तेजी से होनी चाहिए। सेक्शन 2 कहता है कि कुछ बहुत गरीब कंट्रीज को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हो। और सेक्शन 3 कहता है कि आपको एक नेशनल कमेटी बनानी है ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। सो द नेशनल, जैसे एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने कि रामसार की वजह से हम इंडिया में ये डिक्लेयर कर, वेटलैंड रूल्स डिक्लेयर किए क्या हमने? तो उसका आंसर नो था, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं था, बट यहाँ पे लिखा है। सो अगर यूपीएससी कह दिया कि डिड वी मेक द नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बिकॉज ऑफ द डब्ल्यूटीए ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, तो येस, डब्ल्यूटीओ के टीएफए के सेक्शन 3 में लिखा है कि आपको एक एनसीटीएफ बनाना है, तो बना दिया है। ठीक है, टीएफए 2017 में आया था, ऑब्वियसली उसी चीज़ के लिए कि भाई बॉर्डर्स के अक्रॉस बहुत रेड टेपिज्म है, बहुत ब्राइब ब्राइब देनी पड़ती है, तो उस पूरे को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आया था ये। डीजीएफटी जो है आपका, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू बूस्ट ट्रेड। तो जैसे निर्यात बंदी है, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, हर प्रोडक्ट को 10 कैरेक्टर का कोड दे दिया जाता है ना, ताकि और तेज़ी से उसका आवागमन हो सके। ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो कहाँ से आ रहा है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, तो ये सब चलो आपसे पूछेंगे नहीं, ये तो मेंस ओरिएंटेड है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। ऐसे टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ है कि बहुत कम ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, और वो इंडिया का ज़्यादातर एक्सपोर्ट संभाल रही हैं। तो अगर आप उनको, उन टाउन्स को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करोगे ना, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो वही काम यहाँ पे किया जा रहा है, उन टाउन्स को ग्रोथ प्रोडक्शन सेंटर्स बनाया जा रहा है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेंटर बनाया जा रहा है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। ठीक है, देन रियलाइजेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्टेटस होल्डर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्रेडिबिलिटी मिलेगी, क्रेडिबिलिटी मिलेगी तो कस्टम क्लियरेंस में प्रायोरिटी मिलेगी, ऑल ऑफ दैट, दिस इज ऑल दैट नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको समझ आनी चाहिए टीएफए वाली बात मेजरली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स, वही है दोबारा से कि इस एफटीपी में क्या क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन के इनिशिएटिव्स है, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स जो मैं आपको बोल रहा था ना अभी, कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से इंडिया का 90% एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं, अंडर 100 है।
अंडर 80 ही है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव, तो डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब्स बनाओ, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाओ। ओके, सारी स्कीम्स को कन्वर्ज करो डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाओ। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड स्कीम, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना है किसका? कैपिटल गुड्स का। तो उसके लिए फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट इन्होंने लिखा है, मेंस में लिखा होना चाहिए था हालांकि ये, बट ठीक है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स बनाई जानी है अलग अलग एरियाज में, जैसे कि हम देखते हैं पार्क्स बनाए जाते हैं, राइट। ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स को आप एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स बना सकते हो, ताकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ को, जैसे कोई सॉफ्टवेयर को, कोई बायोटेक की चीज़ों को, कोई हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करे। तो ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन की यूनिट्स, एंटिटीज, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। ओके, नथिंग इंपॉर्टेंट, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, एक ना एक चीज़ होता है, एक वर्ड होता है डीम्ड एक्सपोर्ट, इसको समझ लो। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कंट्री लीव नहीं करते, एंड पेमेंट फॉर सच सप्लाइज इज रिसीव्ड इधर इन इंडियन रुपीज और इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। डीम्ड एक्सपोर्ट वो गुड्स हैं दैट कैन बी सोल्ड विद इन इंडिया टू एनीबडी हु होल्ड्स अ लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ दीज वेरी गुड्स। फॉर एग्जांपल देखो इसको ऐसे देखो कि जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक इंसान है वो ए है, एक इंसान बी है। अब बी को कोई प्रोडक्ट यूएस से भेजना है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट बी डायरेक्टली बाहर से नहीं मंगवा रहा है, तो वो प्रोडक्ट वो ए से मंगवा रहा है ना। ए ये प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किया, सपोज करो, ठीक है। अब वो ए जो है इस प्रोडक्ट को बी को भेजा, राइट, लेकिन बी क्योंकि इस पे वो चीज़ क्लेम करना चाहता है कि मैं इसको एक्सपोर्ट के लिए लेके आ रहा हूँ, तो इस चीज़ को डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं। तो इस पे भी गवर्नमेंट कुछ कुछ नेगोशिएशंस दे देती है, कुछ कुछ आपको फायदे दे देती है, तो इसी को बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। अब ये तो इंडिया के अंदर ही हुआ ना, लेकिन ये इट इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपोर्ट, काइंड एक्सपोर्ट, ताकि आपको कुछ उस पर रिबेट और वो चीज़ें मिल सके। बस उतना ही है, नथिंग एल्स। हाँ देखो, टू प्रोवाइडेड लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाँ ये भी समझो कि अभी देखो जैसे मान लो, हाँ देखो देखो इसका मेन मकसद समझाता हूँ। सपोज करो बी को एक मोबाइल फ़ोन है जो कि, एक सेकेंड, बी को एक मोबाइल फ़ोन है जो कि यूएस भेजना है, ठीक है। अब इस मोबाइल फ़ोन में एक पार्ट लगेगा, सपोज करो पार्ट का नाम है पार्ट ठीक है। अब ये पार्ट या तो बी बाहर से मंगाए, अब ये बाहर से मंगाएगा तो इसको हो सकता है सस्ता पड़े, ठीक है, या फिर ये इंडिया में दूसरे बंदे से मंगाए। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि तू ना एक काम कर, तू इंडिया में ही मंगा, हम तुझे इस पे थोड़ी बहुत फायदा दे देंगे, कुछ तेरा फायदा करवा देंगे, तेरे को कुछ टैक्स रिबेट दे देंगे, तेरे को बोल देंगे इस पे कुछ कंपेंसेशन ले ले, राइट। तो अब बी क्या करेगा कि ये जो पार्ट नाम का पार्ट है ये वो ए से मंगा लेगा, रेदर देन बाहर फॉरेन कंट्री से मंगाने के बजाय। तो इसको बोलते हैं, फिर ऐसी चीज़ों को बोल देते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। ये फायदा हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का। तो ये भी एक पॉइंट है जो इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। अनदर की इनिशिएटिव्स बाय एफटीपी प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ई कॉमर्स के लिए एक्सपोर्ट हब बनाने हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, है ना। एडवांस ऑथराइजेशन पहले से ही, इंपोर्ट्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, फलाना सेस, धमाका सेस, 10 तरह की ड्यूटी लगती हैं जो अगर कुछ आप इंपोर्ट कर लो तो अगर किसी को एडवांस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उस पर वो सब ड्यूटी नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे ट्राई कर रही है टू ईज थिंग्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, नाम से पता चल रहा है ना, जो जिस पे कस्टम ड्यूटी ना देनी पड़े वो ड्यूटी फ्री, बहुत सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री में मंगवाते हैं लोग। ओके, देन एससीओमेट, ये क्या है, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ये काफ़ी मतलब रिसेंटली न्यूज़ में था, रेगुलेशन ऑफ ड्यूअल यूज़ आइटम के अंडर आता है। तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप ना ड्यूअल यूज़ करते हो, जैसे कि समझो यूरेनियम है, ठीक है, वो एक केमिकल है, अब कंपाउंड केमिकल जो भी, अब उसको आप ड्यूअल यूज़ के लिए कर सकते हो ना, यूज़ मतलब ड्यूअल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो ना, टू क्रिएट एनर्जी और टू क्रिएट न्यूक्लियर वेपन, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ों के रेगुलेशन पे थोड़ा लाइक ज़्यादा स्ट्रिक्ट ध्यान देना पड़ता है जो ऐसे ड्यूअल यूज़ आइटम्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स, है ना। इवन और चीज़ भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नॉर्मल चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, हैकिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, एथिकल हैकिंग के लिए भी, और मतलब वाइट हैट हैकिंग के लिए भी, ब्लैक हैट हैकिंग के लिए भी। तो ये चीज़ थोड़ी समझनी है कि ड्यूअल यूज़ आइटम्स पे ज़्यादा रेगुलेशन अपने को कभी कभी देखने को मिलता है।
इंडिया में जो ये लिस्ट है इन चीज़ों की, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स मटेरियल, इंडिया में नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है इस चीज़ के लिए, राइट। और वो सारे कन्वेंशंस वगैरह फॉलो करती है, जितने भी दुनिया में एक्सपोर्ट रिजीम कंट्रोल है एटसेट्रा एटसेट्रा, सब फॉलो किए जाते हैं। तो इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड अंडर एससीओ मैट लिस्ट आर नॉट परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि नहीं तो इंडिया एक चैनल बन जाएगा ऐसे गुड्स का, कि जैसे मान लो सपोज करो यमन एक ऐसी कंट्री, सपोज है ना, मैं यमन को बदनाम नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे को नहीं पता यमन में क्या चल रहा है, बट मान लो यमन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऐसे खराब प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब ये ऐसे ड्यूअल यूज प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करी जाती हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा। अब मान लो दुनिया ने यमन पे बैन लगा दिया, ठीक है। अब यमन क्या करे, इंडिया इंडिया मतलब इंडियंस क्या करें, इंडिया ने बैन नहीं लगाया तो इंडिया क्या करे कि यमन से वो चीज़ इंपोर्ट कर ले और फिर इंडियन बिजनेसमैन उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दें, राइट। बट ये चीज़ गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए, नहीं तो इंडिया की तो मतलब इंडिया हेवन बन जाएगा इस चीज़ का। तो इसलिए तो ऐसे इंपोर्टेड गुड्स जो एससीओ मैट के लिस्ट में, उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप उनको इंडिया में मंगाओ, जिन पर्पज़ के लिए मंगाए उन पर्पज़ के लिए यूज़ करो, अपना काम खत्म करो, ठीक है। देखो ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, वो डिलीवरी सिस्टम्स हो सकते हैं, तो इट इज़ अ सेंसिटिव मैटर। ये सब पूरी वो लिस्ट दी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों को डीजीएफटी ही रेगुलेट करता है। एक चीज़ है आपकी ओबियसली न्यूक्लियर मटेरियल वाली, उसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देखता है, और एक आपकी म्यूनिशंस की लिस्ट है, उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देखता है। बाकी सब डीजीएफटी का काम है, केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, जो भी, ठीक है। एरोस्पेस वगैरह की चीज़ें जितनी भी, ये सब डीजीएफटी देखता है। ओके, एफटीए, ये कुछ पढ़ने की चीज़ नहीं है। एफटीए इंडिया मतलब साइन कर रहा है अभी, जैसे यूएई के साथ साइन किया और कंट्रीज के साथ साइन किया, तो इंडिया बहुत तेज़ी से अभी एफटी वगैरह की तरफ जा रहा है, खुल रहा है इंडिया इस चीज़ में। पहले थोड़ी सी दिक्कत थी, अभी इंडिया इज़ गेटिंग बेटर ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इंडिया में क्या क्या तरह के एफटी हैं, इकोनॉमिक यूनियन है, कॉमन मार्केट, मतलब बहुत सारे तरीके वर्ल्ड वाइड एफ हो सकते हैं। एक इकोनॉमिक यूनियन जैसे कि मान लो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है, फिर एक कॉमन मार्केट बना दो, जैसे कि ये शायद आरसीपी वाला कॉमन मार्केट था, कस्टम यूनियन, एफटीए, पीएफपीटीए। तो ऐसे करके बहुत सारे तरह के एफटीए होते हैं जहाँ पे बस फ्री ट्रेड होता है। तो आप कितना ज़्यादा इंगेजमेंट है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इकोनॉमिक यूनियन है तो आपकी करेंसी भी सेम चल रही है, कॉमन मार्केट है तो आपको कोई भी बॉर्डर्स में कुछ इशू नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करके देर आर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एंगेजमेंट्स, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फ्रीनेस। ओके, दैट इज इट फ्रॉम हेयर, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और देखो, FTA is essentially a discriminatory system in contrast to the fundamental principle of the WTO। और FTAs are authorized under WTO, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। FTAs are authorized under WTO। वैसे तो देखिएगा तो WTO क्या बोलेगा, नहीं नहीं सबके लिए सही करो, सबके लिए सही करो, किसी एक को क्यों ऐसे कर रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। FTAs are authorized under WTO, ठीक है। चलो, इंडिया ने अभी तक 13 FTA साइन किए, कंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें बस वही याद रख लेना ना, पाकिस्तान नहीं होगा इसमें, यूएसए नहीं होगा, बहुत बड़ी कंट्री है क्योंकि यूएसए, चाइना नहीं होगा इसमें। तो ऐसे बस ये कुछ नाम याद रख लेना, तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वो नाम काटते आपका आंसर वांसर आने लगेगा। फिर एक्सपोर्ट, एफटीएज वगैरह की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट में वही है, यूए के साथ क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या चल रहा है, ये तो चलो ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जस्ट यू कैन रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ इट। ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स, तो ग्लोबली जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड कंसर्न्स। ये क्या है, मेंस का डेटा है, प्रीलिम्स में कुछ नहीं लेना देना इसका, बिल्कुल कुछ नहीं लेना देना है इसका। ऐसे 9 फोल्ड 10 फोल्ड इंक्रीज सब नहीं पूछता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, ये आपको पता ही है। टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं, जब आप डायरेक्टली कोई टैक्सेशन लगा दो, कोई ड्यूटी लगा दो, है ना, इंपोर्ट पे। नॉन टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं, कि जैसे मान लो आप ये, हम ये बात करते हैं ना, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, तो ये वाली चीज़ें ये होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। यूएनसीटीएडी कहते हैं कि 16 तरह के नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा कौन सा झेलता है, द ये एसपीएम, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी, देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, है ना। SPMR मीन कंस्ट्रेंट्स टू इंडियन एक्सपोर्ट्स इन एडवांस इकोनॉमीज, क्योंकि वो बकवास करते हैं कि तुमने सैनिटरी ढंग से नहीं बनाया है, फाइटो सैनिटरी नहीं किया है, ये सही लेबर कोड फॉलो नहीं किया एंड ऑल ऑफ दैट। सो उस चीज़ के चलते नोटंकी करते हैं लोग, ठीक है। बाकी ये सब तो आपका मेंस ओरिएंटेड है। UNCTAD ने अपना वही ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट लेके आता है, ये नाम याद रखना है इस रिपोर्ट का। ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन लेके आता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो एसोसिएट ही कर दो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाली बॉडी, ठीक है। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक,
वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 2.4 होने वाली है और इंडिया की 6.6 होने वाली है, तो इंडिया तो ठीक काम करेगा ऑल ऑफ दैट, बस और कुछ नहीं। यूएनसीडीडी की कौन कौन सी रिपोर्ट है? सबसे पहले टी एंड डी, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, डिजिटल इकोनॉमी के लिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए, ये वाली रिपोर्ट्स भी कुछ हैं। तो इसमें से क्या याद रख लो? इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट याद रख लो, और ये डिजिटल इकोनॉमी याद रख लो। ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो इसके नाम से निकल के आ रही है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये तो एज इट इज़ है ही। बाकी इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी याद रख लो, अगर आनी होगी तो इसी में से आ जाएगी। चलो डब्ल्यूटीओ पे आ जाए। देखो डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। वैसे तो इंपॉर्टेंट हर साल ही रहता है, बट इस साल तो और भी ज़्यादा था। फार्मर्स बोल रहे थे कि हमें चाहिए नहीं डब्ल्यूटीओ, मतलब उनकी जो वो 1 दर्जन 12 मांगे थी उसमें से एक यही था कि डब्ल्यूटीओ से बाहर हट जाओ, मेंबरशिप छोड़ दो डब्ल्यूटीओ की। होता तो नहीं है ऐसे, बट ठीक है। तो लेट अस रीड अबाउट डब्ल्यूटीओ। तो बेसिकली क्या हुआ कि इंडिया को, मतलब किसी कंट्री ने ऐसे बोला कि जो इंडिया है वो जीरो टैरिफ कमिटमेंट जो होना चाहिए था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि वो था ना, भी पीछे पड़ा था हमने, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, TFA, ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ था कि आप आईटी सेक्टर में मतलब वो करोगे, ज़्यादा हेल्प करोगे जीरो टैरिफ लाने की तरफ। तो बोला गया था कि इंडिया कर नहीं रहा है, तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट अपील किया था इन द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट डब्ल्यूटीओ में 2 तरीके से होता है। एक, पार्टीज आपस में मिलकर बैठते हैं, म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दूसरा ऑब्वियसली एडजुडिकेशन है ना, पूरा एडजुडिकेशन बैठता है और पैनल वैनल बैठता है, अपीलेट बॉडीज बैठते हैं और तब निकाला जाता है। ठीक, यही 2 चीज़ें रखी, एक म्यूचुअली एग्रीड और एक एडजुडिकेशन पे बेस्ड। वही पैनल एडजुडिकेट करेगा, कैन बी चैलेंज्ड, उसको भी फिर आप चैनल कर सकते हो इन द डब्ल्यूटीओ अपीलेट बॉडी। अब देखो दिक्कत क्या है ना, एक बहुत सही चीज़ क्या है कि इंडिया को ना बार बार लोग बोलते रहते हैं वर्ल्ड वाइड ना कि इंडिया डब्ल्यूटीओ की बातें नहीं मान रहा है, बातें नहीं मान रहा है। तो अब मान लो वो चीज़ प्रूव हो जाए तो फिर इंडिया को फाइन वाइन देना पड़ेगा, चीज़ें वैसे करनी पड़ेगी, डोमेस्टिक चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो अभी एक चीज़ फेवर में इंडिया की क्या चल रही है कि जो अपीलेट बॉडी है ना, वो काम ही नहीं कर रही है ढंग से, क्योंकि यूएसए वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही नहीं कर रहा है। यूएसए बार बार उनके अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर देता है, तो अपीलेट बॉडी काम ही नहीं कर रही है। तो मान लो इंडिया के खिलाफ डिसीजन आ भी जा रहा है, इंडिया क्या करता है, उठा के उसको अपील कर देता है। अब जब अपीलेट बॉडी चल ही नहीं रही है, कुछ है ही नहीं, तो फिर काहे का डिसीजन आएगा। तो ये ये एक बढ़िया चीज़ है कि मॉनिटर को कंप्लेन करनी है पर मॉनिटर की छुट्टी है, तो वो वाली चीज़ है। तो डब्ल्यूटीओ क्या है? ओनली ग्लोबल फोरम फॉर सेटिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मराकेश एग्रीमेंट हुआ था, उससे डब्ल्यूटीओ बनी थी 1994 में, और उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस का कंक्लूजन हुआ था। ये गैट, इससे पहले गैट नाम की बॉडी हुआ करती थी जो 1948 में आई थी। 1948 में गैट आई, फिर वो गैट कन्वर्ट हो गई डब्ल्यूटीओ बन के 1994 में। अभी इसमें 164 मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली इंडिया इसका मेंबर है ही है। ये क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि मतलब ऐसे याद रखना है आपको कैसे बोल दे कि इट हैज़ लेस देन 100 मेंबर्स, नहीं, इट हैज़ मोर देन 160 मेंबर्स, दे हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, फिर जो हम एक देख रहे थे वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है जो कि डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने, डेवलपिंग और लीज डेवलप्ड वालों ने 2017 में लॉन्च किया था। ठीक, ताकि उनके यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके, ज़्यादा अच्छा बिजनेस क्लाइमेट बन सके। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट टू द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, डायरेक्ट पूछ लेगा, इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट का भी है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना बिल्कुल। ओके, फिर डी डॉलराइजेशन क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड डॉलर्स में हो रहा है ना। डॉलर्स के चक्कर में हमेशा मार्केट में बनी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रेंथन रहेगी। तो कंट्रीज़ को लगा कि हम ये डॉलर इतना यूज़ कर क्यों रहे हैं, इतना क्या डॉलर में ऐसी चांदी जड़ी हुई है कि हम डॉलर यूज़ करें, तो लेट्स डी डॉलराइज आर इंटायर वर्ल्ड। तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या शुरू कर दिया है, लोकल करेंसीज, है ना, जैसे एक ब्रिक्स करेंसी आ गई है, तो वो ब्रिक्स कंट्रीज यूज़ करेंगी। फिर ऐसे ही कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर ले रही हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम आपस में एक दूसरे करेंसीज यूज़ कर लेंगे, जैसे शायद श्रीलंका के साथ किया था हमने अभी, और भी कंट्रीज के साथ किया है, बट ये बेसिक फंडा है जो आपको समझाने चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर डीडोलेशन क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। प्रोसेस वेयर एंड कंट्रीज टेंड टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन द डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब बेसिकली डॉलर पे रिलायंस को कम करना, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, क्यों हो रहा है डीडोलेशन इतना, दो ये थोड़ा सा तो मतलब ऐसे प्रीलिम्स ओरिएंटेड इतनी वो चीज़ नहीं है, बट समझने के लिए समझ लो। यूएस ना बहुत ज़्यादा सैंक्शंस वगैरह लगाने लगता है कि रशिया ने वॉर कर दिया यूएसए के अगेंस्ट, नाटो के अगेंस्ट या यूक्रेन के अगेंस्ट, तो शुरू हो जाएगा तांडव करना, सैंक्शंस लगा दो, स्विफ्ट से हटा दो। अरे भाई क्यों?
एक हाथ से ताली ताली नहीं बजी है ना, दोनों लोगों की गलती थी, तो रशिया सिर्फ क्यों पनिश हो रहा है? तो ये काइंड ऑफ जो मोनोपोली हो रही थी, ये ठीक नहीं थी। फिर एशिया तो इज राइजिंग एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, इंडिया मतलब इंडियन रुपी, चाइनीज युआन, ये सब बहुत तेजी से मार्केट में ग्रो हो रहे हैं ना भाई, तो हम कब तक डॉलर पे डिपेंडेंट रहेंगे? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बढ़िया हैं ड्यूरेशन के बारे में। कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव हैं, चाइना ने अपनी ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी थी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया था, यूरोप सेंट्रल बैंक टारगेट टू सिस्टम, ये कुछ कुछ मतलब ऐसे बस नाम याद रख लो कि टारगेट टू सिस्टम किसका है, यूरोप के सेंट्रल बैंक का। ठीक है, ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस, इसमें चाइना ने पेपर वेपर प्रेजेंट किया था। इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं पूछा था प्रीलिम्स में ऐसा। इन्वेस्टमेंट टेकन फॉर इंटरनेशनल, अब ऑब्वियसली बात है कि भाई आप डॉलर को बोल रहे हो कि हम इसको डी डॉलराइज करेंगे, तो आप अपनी करेंसी को तो बेहतर करोगे ना फिर। तो उसके लिए गवर्नमेंट मसाला बॉन्ड लेके आ रही है। मसाला बॉन्ड पता है क्या होता है ना? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ओवरसीज जाके बेच सकते हो। ठीक, उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी, आपको कुछ में पैसे देने हैं, क्यों डॉलर दोगे, रुपी दो आके, हमारे रुपये की डिमांड बढ़ाओ। ठीक, बाकी भी कुछ कुछ चीज़ें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स तो इतने सारे इंडिया ने कर ही लिए हैं। फिर रेमिटेंसेज, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज किया, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। रिपोर्ट का नाम ही इतना लंबा है। कुछ नहीं, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर रिपोर्ट है कि जो डायस्पोरा माइग्रेट कर जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, वो वापस पैसा भेजे, है ना, ताकि कैपिटल मोबिलाइज किया जा सके, चीज़ें बेहतर की जा सके। ग्लोबल रेमिटेंसेज अभी इंडिया को कितने मिल रहे हैं? 860 बिलियन डॉलर। इससे बेटर ही हुआ होगा इस बार तो। रेमिटेंसेज टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज नियरली 670। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इंडिया का याद रखना, 860 बिलियन। अच्छा सॉरी, ग्लोबल रेमिटेंस है ना ये तो, हाँ। ग्लोबली टोटल रेमिटेंस कितना जा रहा है, वो 860 बिलियन डॉलर है, इसमें इंडिया का दे रखा होगा आगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया क्या, खैर देखते हैं अभी। हाँ, तो ग्लोबली टोटल रेमिटेंस कितना है, इट इज़ 860 बिलियन डॉलर। धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है ये। साउथ एशिया का उसमें से बहुत ज़्यादा हाई है, और उसमें भी इंडिया का और भी हाई मिलेगा। ठीक है, रेमिटेंसेज आते हैं तो ऑब्वियसली कंजम्पशन पावर बढ़ती है। इंडिया में रेमिटेंसेज अकाउंट फॉर 3% ऑफ जीडीपी, और डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों की बेहतर होती है कि जिसको वो खर्च वर्च कर सकें। तो अगर रेमिटेंस आते हैं तो लोग बेहतर जी पा रहे हैं, बेहतर खर्च कर पा रहे हैं, वही बात है। कहाँ कहाँ से आता है रेमिटेंस? इंडिया टॉप थ्री, मतलब टॉप थ्री रिसिपिएंट्स कौन कौन है वर्ल्ड में? तो इंडिया है, मेक्सिको है, चाइना है ना। और एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कोई और कंट्रीज हैं तो इंडिया एब्सोल्यूट नंबर्स में है, ये याद रखना। एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आ जाए तो इंडिया नहीं, मतलब ऐसे आ जाए, समझ गए ना। एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, तो गलत हो जाएगा, नहीं, एब्सोल्यूट नंबर में हाईएस्ट इंडिया का है। और स्टेट्स देखें अगर तो महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु तो साइज ही बहुत बड़ा है, केरला का बहुत बच्चा बाहर रहता है, तो दैट्स वाई तमिलनाडु का भी, तो दैट इज वाई वी सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन दीज स्टेट्स। फिर आते हैं आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे। देखो, वर्ल्ड बैंक जो आप हमेशा सुनते हो ना, वो एक्चुअली में एक ग्रुप है 5 इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, सबसे पहला उसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है, ये वैसे वाला बैंक है जो अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई है, कुछ ज़्यादा हानि हो गई है, तो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए पैसा ले सकते हैं वहाँ से। फिर दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये aims to reduce poverty by providing zero to low interest loans and grants for programs that boost economic growth। तो ये सब उसी पे काम कर रहे हैं कि हाँ भाई कैसे जीरो ग्रोथ और ग्रोथ को कम किया जाए, जीरो इंटरेस्ट रेट वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह को कम किया जाए। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और ये भी इसी चीज़ पे फोकस करती है कि ग्लोबल पॉवर्टी को कैसे कम करना है। देन मल्टीलेटरल मीगा, है ना, इंश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्रीज। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ऐसे करके ये 5
वो है विद इन द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी मेजर रिपोर्ट्स हैं? डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, कमोडिटी मार्केट आउटलुक। इसमें से कौन कौन सी याद रखनी है? ओबियसली डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, और ये पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये वाली ना। ये तो ग्लोबल फाइनेंशियल वाली भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल फाइनेंशियल, वर्ल्ड डेवलपमेंट, ये सब इन्हीं की है। ओके, LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो आरबीआई ने अभी बोला है इसमें, इसके अंदर की जो फाइनेंस में, मतलब आरबीआई ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलके ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स विद इन द $2.5 लाख लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इंक्रीज द ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट विद इन द $2.5 लाख लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर। नहीं तो उनको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता था, ऐसा कुछ था। डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इसमें आते ही हैं LRS में, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले नहीं आते थे। वो क्रेडिट कार्ड वाले भी फिर, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोहिबिटेड वर्सेस परमिसिबल रेमिटेंसेस, मतलब कहाँ रेमिटेंस आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। और ये डायरेक्टली दिया भी नहीं है, मतलब इट इज जस्ट कोटिंग रूल्स वगैरह, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है आपके लिए परेशान होने वाला। ओके, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वही जो देखेगी किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को, बताएगी कि इसकी गवर्नमेंट या फिर इसकी ये कंपनी अगर कोई भी अपना वो लॉन्च करती है बॉन्ड, तो भी इसकी क्या क्रेडिट वर्दी है, कि ये कैसी पोजीशन में है वो पैसा लौटाने के लिए। तो इसके मतलब क्रेडिट एजेंसीज की बात सुन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में। तो इंडिया इज रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी एंड फिच। ठीक है, तो ये इंडिया की इन्वेस्टमेंट ग्रेड को ठीक रेट किया है इन्होंने। बस कुछ इश्यूज हैं जो, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क, टैक्सेशन, करेंसी वैल्यू, लेबर लॉज, अगर इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और बेहतर कर पाएँ तो वी विल स्टार्ट गेटिंग हायर ऑन द लिस्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द IMF कोटा। IMF ने बोला है कि भाई कोटा बढ़ाया जाना चाहिए कम से कम 50%, क्योंकि क्लटर हो रहा है बहुत ज़्यादा। इट विल हेल्प सेफ गार्ड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो, IMF का कोटा फॉर्मूला क्या है? 50%, 15% इकोनॉमिक वायबिलिटी, 50% आपकी GDP कितनी है, 30% आपकी ओपननेस कितनी है, और सिर्फ 5% आपके इंटरनल रिजर्व्स कितने हैं। तो ये IMF का कोटा, इसको ध्यान में रख के यू कैन सेल एंड परचेज द IMF कोटा। ठीक है, बस ये लग रहा है इसमें तो इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आया था 1994 में। बताओ वर्ल्ड बैंक कब कौन से ईयर में आया था? आज ही पढ़ाया। करंट कंट्रीज में ज्वाइन फर्स्ट ज्वाइन द IMF टू बी एलिजिबल फॉर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो अगर आपने IMF नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मतलब आप साथ साथ IMF के बनो और फिर उसके वर्ल्ड बैंक के बनो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 दोस्तों के बनो, तो ये सारा का सारा आपको एक साथ मिल जाएगा। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन DC, और इसकी बाकी चीज़ें आपको दिख ही रही हैं आपके सामने। 190 कंट्रीज, ऐसे सारी कंट्रीज हैं लगभग। सो इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली। चलो एग्रीकल्चर करते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार? क्योंकि तो वो यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नमेंट ने कम किया वापस से, और दूसरा रीज़न वो यूक्रेन वाला, कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो वहाँ से हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी वगैरह बढ़ाई थी, अभी थोड़ी शायद कम कर दिया वापस से। तो वी नीड टू लुक एट इट, फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया। तो हाईलाइट्स क्या हैं स्कीम के? एक PM प्रणाम स्कीम आई आई है इस साल, टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स और यूटीज टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव, मतलब वही गोवर्धन,
ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम गोवर्धन। ये तो सबको पता ही है, गोवर्धन नाम से पता चल रहा है, गोबर को धन यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करना, बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करना इन अ प्लांट इज नोन एज गोवर्धन। फिर ये तो नीम कोटेड यूरिया का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं वो लोग, अब दोबारा क्या ही पूछेंगे। गवर्नमेंट ने बोला भाई नीम कोटेड यूरिया बेचो ताकि ज़्यादा बहुत मतलब ऐसे फेंकते ना जाओ यूरिया को, उस पर नीम की कोटिंग करके दो, थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए एनवायरनमेंट का भी। सोल ऑफ दैट, बट नहीं, नथिंग सब्सटैंशियल। फिर फॉस्फोरस सेक्टर फेसिंग डेफिशिएंसी इन ऑब्टेनिंग फॉस्फोरस, क्योंकि इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोस्टर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रॉक इंडिया में जनरली कहाँ मिलती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो फॉस्फोरस की कमी कम पड़े हमें एग्रीकल्चर में, उसके लिए हमें क्या करना है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर अप्रोचेज लगाने हैं, माइनिंग, अर्बन सीवेज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें करोगे तो फॉस्फोरस खुद का प्रोडक्शन करोगे, और लाइक दूसरे तो कर ही देंगे। ठीक है, अब ये तो नहीं पूछेगा बैठ के कि फॉस्फोरस के साथ क्या कंसर्न है, कि वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकता कैडमियम के साथ, तो क्योंकि वो हैवी मेटल है, तो वो दूसरे, और मतलब अगर वो अटैच हो गया तो उसको रिमूव करना बहुत एक्सपेंसिव होएगा, ऑल ऑफ दैट। ओके, चलिए आगे। माइनर इरिगेशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री रिपोर्ट लेके आई, 6 सेंसस रिपोर्ट है माइनर इरिगेशन स्कीम पे। ये पहली आई थी 86-87 में, पहली बार बनाई गई थी ये। 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी भाई। तो अब 6th रिपोर्ट आई है ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स, मेजर, मीडियम एंड माइनर। फिर ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे, अगर 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो मेजर, अगर 2,000 और 10,000 के बीच में है तो मीडियम, और 2,000 से कम है तो माइनर। ऐसे करके यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। फिर ठीक है, सब तो इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडी इज कंडक्टेड विद इन कन्वर्जेंस विद द 6th माइनर इरिगेशन स्कीम। ये ईयर लिया गया, डेवलप किया गया, नेशनल डेटाबेस एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। लास्ट में डेटा क्या है भाई? इंडिया में 23 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम चल रही हैं सिर्फ इंडिया की 700 से भी कम डिस्ट्रिक्ट्स में। 23 मिलियन, 2.5 करोड़ भाई साहब। 95% आर ग्राउंड बेस्ड एंड 5% आर सरफेस वाटर स्कीम्स, जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स की बात हो रही थी गोवर्धन की। चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। बस इतना याद रखो, उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र, सारा याद नहीं रखना है। ठीक है, ओके। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड 2023 में बनी थी टू प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स टू एवरी फार्मर्स इन द कंट्री। तो अब डायरेक्टली आप गवर्नमेंट से भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नाउ अ फार्मर कैन डायरेक्टली परचेज। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2022, उससे हाँ थोड़ा तो एस्टेब्लिश हुआ है। दूसरा, ट्रेडिशनल, इट विल कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन प्रमोशन एंड रिसर्च। जॉइंटली कौन प्रमोट कर रहे हैं? तो सब कर रहे हैं, इफको, क्रिप्को, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीडीसीबी। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद है ऑल ऑफ द मारते चले जाना। इफको, क्रिप्को, नाफेड, एनडीडीबी, एनसीडीसी। ओके। सीड सर्टिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। साथ ही पोर्टल लॉन्च किया था। साथ ही पोर्टल क्या है? सीड को ट्रेस करना, फिर उसे आइडेंटिफाई करना कि वो ठीक है कि नहीं है, प्रोड्यूस करना, सब कुछ करना। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक थिंग।
अब इसको आप क्यूआर कोड पे स्कैन करके देख सकते हो कि आपकी सीड अच्छी है कि नहीं है। एनआईसी ने वो क्यूआर कोड वगैरह पोर्टल वगैरह सब बनाया है, उत्तम बीज नाम रखा है, तो ये सब तो चलो ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भी स्टैंडर्डाइजेशन की टेंडेंसी है, जैसे फर्टिलाइजर की कट्टों पे अब सिर्फ ऐसे लिखाने लगा है भारत फर्टिलाइजर और गवर्नमेंट का नाम, है ना। तो वो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, फिर सीड्स वीड्स में भी यहाँ क्यों नहीं मिल सकता, जब नाम तो मतलब ऐसे क्यों ही लिया जाए किसी का। फिर लीगल स्टेटस सीड सर्टिफिकेशन वाज गिवन बाय सीड एक्ट प्रोटेक्शन। ये वाला मैंने आपको एक दिन शेयर भी किया था, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वाईपीएलपी में शेयर भी किया था मैंने, इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका था, और जब वो क्वेश्चन आया था और उस चीज़ में जो बात सही लिखी थी वो अभी कोर्ट के जजमेंट ने रिवर्स कर दी है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस PPVFR। ठीक है, तो वो ज़रूर पढ़ना एक बार। वो छोटा सा आर्टिकल भेजा था मैंने, नहीं मिला तो गूगल कर लेना, है ना। केस वॉन अगेंस्ट PPV बिहार। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फूड स्टोरेज इन इंडिया। फूड स्टोरेज इन इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है हमारा, सबसे ज़्यादा ग्रेन स्टोर कर सकते हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर है PACS पे, शॉर्ट टर्म लैंडिंग वोट इज़, ठीक है ये तो कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर स्कीम्स आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की 3-4 स्कीम्स हैं, ऐसे फूड प्रोसेसिंग की स्कीम्स हैं, कंज्यूमर अफेयर्स की स्कीम्स हैं, तो ये अलग 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 डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स हैं, एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय फॉर द कन्वर्जेंस। फिर ठीक है, फूड ग्रेन मैनेजमेंट भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है, सब मीन्स के टॉपिक हैं। इतना फूड वेस्ट होता है, उतना फूड वेस्ट होता है, इसको हमें ऐसे प्रोक्योर करते हैं, वैसे प्रोक्योर करते हैं। पहले FSI लेके आता है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बांटता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स आगे बांटती हैं, कुछ नहीं है ये सब ना, नॉट फॉर प्रीलिम्स, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है। फ्री फ्री राशन की दुकानें, फ्री शॉप, ज़्यादा फ्री लोडर तो भाई ठीक नहीं है ना, हर चीज़ में। मतलब दैट इज़ लाइक कि वो प्रिविलेज है हमारा, दे स्टॉप टेकिंग इट एज कि भाई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। चलो आगे चले। मैनेजिंग, देखो टोटल फूड ग्रेन्स जो है ना वो इंडिया के कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं इन द पास्ट 5 ईयर्स। देखो यहाँ पे ये जो, ये देखो 275 से पहले से रहकर कॉन्टिन्यूसली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द स्कोर। ठीक है। देन मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, मैंने आपको बताया अभी RBI का काम है, और RBI कैसे मेजर करते हैं इसको, WPI से, CPI से। ठीक, तो दिस इज अबाउट इन्फ्लेशन मेजरमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, वही आपकी पूरी टेक्निक याद दिला के क्या मतलब है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज फूड इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म, तो इंडिया में क्या इश्यूज आ जाते हैं, वही वाले, मॉनसूनल वेरिएबिलिटी, ग्लोबल कमोडिटी प्रैक्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, बेसिकली वही पैसे वाले इश्यूज। फिर ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और क्या क्या गवर्नमेंट ने फूड मैनेज करने के, तो उसमें तो ऑल ही मारना ही है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। फिर आ गए हम एक्वाकल्चर सेक्टर पे। इसमें तो मेरे को ये लग रहा है यार ना, असेंशियल कमोडिटीज़ कौन सी हैं ये सब नहीं पूछता है, राइस वीट आटा ग्राम तूर उड़द मूंग, क्या पढ़ोगे ये सब करके। ओबियसली इसमें अगर वैसी चीज़ आ जाएंगी, कॉफ़ी है ना, टी है, देखो इसमें कॉफ़ी नहीं है, बट क्योंकि कॉफ़ी इंडिया में स्टिल एसेंशियल नहीं माना जाता, इट इज ट्रीटेड एज मोर ऑफ अ हॉबी। ठीक है, एक्वाकल्चर पे आते हैं, तो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने जो 2005 का एक्ट है उसको वो कर दिया, चेंज कर दिया, कुछ चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज करके सिर्फ पीनलाइज करने की बात की है।
इंडिया का फिशरी सेक्टर काफ़ी सही है, मेंस के लिए है ये चीज़। फर्स्ट इन द इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन, सेकंड एक्वाकल्चर, फिर थर्ड इन ओवरऑल फिश प्रोडक्शन। ओके, दीज आर द पॉइंट्स। फिर एक्वाकल्चर तो ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, इसने कोस्टल एक्वाकल्चर को डिफाइन किया है रेयरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेजेस ऑफ फिश इंक्लूडिंग क्रस्टेशियंस, मोलस्कस, ये वो, और एनी अदर एक्वेटिक लाइफ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इधर इंडोर आउटडोर इन सलाइन एंड ब्लैकिश वाटर इन कोस्टल एरियाज। फिर मेरे को यही लग रहा है मैं आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँ और इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। जैसे ये है इनलैंड फिशरीज वाला ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा कच्चा थी वो वाला इशू था फिश फार्मर्स का, फिशरमैन का, इंडियन फिशरमैन वहाँ पे बार बार अरेस्ट किए जा रहे हैं, उनकी नाव पकड़ी जा रही है, बॉटम ट्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो एक्जैक्टली देख भी लेना चाहिए कि कच्चा थी वो कहाँ पे है मैप में। फिर इंडिया ने रिसेंटली चाइना को ओवरटेक कर दिया एंड इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर फिशरीज। ठीक है, इनलैंड कैप्चर वाटर फिशरीज का इंडिया करंटली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। चाइना को भी ओवरटेक कर दिया हमने, ऐसे ऐसे। हाँ, मजाक मान रहा है। Indian fisheries refer to the harvesting, management, conservation of fishes generally in the freshwater bodies such as river, lake, reservoir, pond. फिर कैप्चर फिशरीज होती है, कल्चर फिशरीज होती हैं। कैप्चर जहाँ पे आप सीधा लेक वगैरह में जाते हो, नेट बिछाते हो, कैप्चर करते हो। कल्चर फिशरीज होती हैं जहाँ पे आप हार्वेस्ट करते हो फिशिंग को, कि आपने एक जगह खरीद ली, उसको थोड़ा दलदल टाइप बनाया, लेक टाइप बनाई, जोहर टाइप बनाई, और वहाँ पे फिर आप फिशरी कर रहे हो। इंडिया का फिशरी ट्रेंड देखो, पहले एक टाइम पे मरीन और इनलैंड नॉर्मल हुआ करता था 2000 पे, फिर कैसे इनलैंड प्रोडक्शन बढ़ा है बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से। ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर, उसने बोला है कि हम क्रेडिट गारंटी देंगे लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए, है ना। उसके लिए 750 करोड़ रुपए भी दे दिए। आपका जो भी क्रेडिट उसका 25% लगभग, उसकी 25% की गारंटी हमारी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने ये काम किया है, और एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बना दिया है। अब कौन कौन सी कंपनीज इन सब का फ़ायदा उठा सकती है, तो कुछ भी आ जाए सब मार देना, क्योंकि डेयरी, मीट, एनिमल फीड, ब्रीड, वेटनरी, ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटी, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे हैं। देन फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। 3% कंटेंट सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे। लाइफ स्टॉक सेक्टर के बारे में एनिमल हस्बेंड्री जो देखो, सबसे पहले वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो गवर्नमेंट मॉडल वॉडल कुछ भी बना देगी, अल्टीमेटली स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है। डेयरी होता है, पोल्ट्री होता है, फिश होता है, बी होता है, सबको हमें पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो मिल्क, एग, मीट तीनों बढ़ रहा है इंडिया में ना, इंक्रीजिंग पोजीशन पे है हर साल दर साल, लेकिन वूल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, दैट इन इंडिया मिल्क, एग, मीट प्रोडक्शन आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग बट वूल प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। सबसे ज़्यादा मिल्क कहाँ, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा एग कहाँ, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मीट कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और वूल जो है वो डिक्लाइनिंग है, लेकिन अभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है इसका प्रोडक्शन, इसका ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ रेट इज डिक्रीज्ड बाय 16%। ओके, फिर देखो लाइफ स्टॉक सेक्टर की बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, मीन्स के लिए भी यही चीज़। लाइफ स्टॉक सेक्टर इंडिया में जीडीपी का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक सेक्टर का, लेकिन फिशरीज या फिर जो लाइफ स्टॉक है, ये दे रहा जीडीपी का 25% है, लेकिन उसको वापस कितना ही मिलता है, लाइक व्हाट इज द मनी जो इसको एक्सपेंडिचर पे मिलता है वो 12% ही मिल रहा है। सो बहुत नाइंसाफ़ी है लाइफ स्टॉक सेक्टर के साथ ये।
बाकी इंडिया में दुनिया का 2.3% लैंड एरिया है, लेकिन इंडिया को दुनिया की 10.7% ग्लोबल लाइफ स्टॉक संभालनी पड़ रही है। सो दिस मीन्स ह्यूज है ना, जितना लैंड एरिया है उससे 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा प्रोपोर्शन में। ये तो काफ़ी ह्यूज दिक्कत वाली चीज़ ही है ये। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है, बोर्ड बनाया गया है तेलंगाना में, और ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंडर ही बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको एस्टेब्लिश किया है, बाकी इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आप नहीं बता सकते क्या? भाई टर्मरिक बोर्ड बनाए तो जाके कॉफ़ी की डिमांड तो बढ़ाएगा नहीं, टर्मरिक की बढ़ाएगा। तो क्रिएट डिमांड डोमेस्टिकली इंटरनेशनली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, सेफ्टी क्वालिटी, क्योंकि नहीं तो फिर सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर लग जाएगा। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज को देखो कि उसमें कुछ इंक्लूड कर सकते हो क्या आप, स्टडीज़ वगैरह क्लिनिकल ट्रायल कराओ, रिसर्च कराओ। तो ये सब चीज़ें टर्मरिक बोर्ड अपना काम करेगा। देन लेट्स कम टू नाबार्ड। तो नाबार्ड ने 1,000 करोड़ रुपए उठाए बाई इट्स 5 ईयर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, है ना, नाम से पता चल रहा है दोबारा, जैसे हमने पहले सोशल वो बॉन्ड पढ़ा था कौन सा, है ना, वैसे ही क्या है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो वो ऐसा बॉन्ड इशू करो जिससे पैसा उठाओगे फिर उसको सोशल इम्पैक्ट की चीज़ों में लगाओगे। ठीक है, तो नाबार्ड ने 1,000 करोड़ उठाए हैं। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है? वही फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीमेंट में आती है भी सोशल सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एनजीओ वगैरह, ऑन सेट ऑफ प्री डिफाइंड कंडीशंस, जैसे कि पिंपरी चिंचवाड़, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र के पूना में। ठीक है, उसने एमओयू साइन किया है यूएनडीपी इंडिया के साथ, और सबसे पहला इंडिया का सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वो लेके आई है। तो इंडिया में ये बहुत बड़ा फर्स्ट है कि इंडिया की जो आपकी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, भाई थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट ही हुई ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इंडिया की जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है उसके पास अपना पैसा नहीं है। ये बहुत पुरानी चीज़ है जो बोली जाती है। तो उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है ये, कि वो ऐसे सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वगैरह निकाल के अपना पैसा उठाए, अपना इंटरेस्ट दे और अपना डेवलपमेंट करे। नाबार्ड को देख लेते हैं। नाबार्ड शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1982 में आया था, ठीक है, बाय द 1981 एक्ट। और इसका काम वही है कि भाई रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस करना। फाइनेंशियल इंटरवेंशन क्या होता है? आपने सीधा पैसे दिए। नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन क्या होता है कि आपने किसी हेल्प किया फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में, आपने हेल्प किया कुछ और बॉडीज़ को रीफाइनेंस करने में, तो वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल वाली चीज़ें हैं। ठीक है, रीफाइनेंस कर दिया है ना, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर दिया, लाइवलीहुड वगैरह प्रमोट करा दी, रिसर्च प्रमोट करा दिया, तो ये सब काम नाबार्ड करता है। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और टोटली किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले इसका कुछ पार्ट आरबीआई रेगुलेट करता था, और आरबीआई के पास इसका कुछ परसेंटेज भी था, लेकिन अभी वो परसेंटेज पूरा का पूरा किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इसके इनिशिएटिव्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आएगा, किसने बनाया? तो क्या बोलोगे? नाबार्ड ही बोलोगे, है ना, सीबी तो बोलोगे नहीं। वाटरशेड डेवलपमेंट फंड, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड किसने बना रहे हैं? नाबार्ड बना रहा है। तो इसका अलग से पहचान सकते हो देख के, जो चीज़ें रूरल एरियाज में करी जा रही है वो नाबार्ड कर रहा है। ठीक, ओके। देन लेट्स कम टू आईकार। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आईकार? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर में रिसर्च करती होगी। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, 1929 से है। क्या करती है? वही रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, उतना से ही काम है, सीधा सीधा सा। बहुत सिंपल स्वीट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सिंपल, बढ़िया साइंटिस्ट बैठते हैं यहाँ पे, मज़ेदार। क्या रोल है आईकार का? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप जनरेट करना, है ना, जैसे कि जया, पुष्पा नहीं, जया, स्वर्ण, पूसा, बासमती। तो पूसा वो है, ये पूसा रोड है दिल्ली में एक ना, तो उसी पे है आईकार का ऑफिस, तो इसलिए उसको पूसा बासमती बोल देते हैं। कई बार आईकार को पूसा ही बोल के बोलते हैं लोग, सिर्फ पूसा जाना है, पूसा जाना है। ठीक है, तो जया, यार मेरे को गाना आता है बार बार, जया, सुषमा, रेखा और निर्मला, सबकी पसंद, अंडरस्टैंड, नहीं बना नहीं है, खैर चलो ठीक है, ओके। तो जया, स्वर्ण, पूसा, बासमती। फिर ऐसे वीट वैरायटीज़ का है HD2, इसके थोड़े से अजीब से नाम होते हैं, सो दैट्स ओके। फ्रूट वैरायटीज़ आम्रपाली, पोमेग्रेनेट, भगवा, भगवा पोमेग्रेनेट। ठीक है, तो ये कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं जो आईकार अभी रिसेंट में लेके आया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेके आया है। तो उनके नाम याद रखना, मान लो से पूछ ले स्वर्णा, जया क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि राइस वैरायटीज़ हैं। ओके, फिर सीड प्रोग्राम, नेशनल जीन बैंक में इसका कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड के सीड प्रोग्राम में इसका कंट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज़ बनाता है ये। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, क्या नाम है, जैसे कि रति ML, पिजन P, BRG1, BRG2, BRG5, ये सब चीज़ें। हाइड्रोपोनिक्स, तो ये सब चीज़ें क्या है? क्लाइमेट रेजिलेंट है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है ये।
ओके, तो ये सब हेल्प करता है। फिर पूसा का डिकम्पोजर बहुत बड़ी चीज़ है, जो वो स्मोक की प्रॉब्लम होती है ना दिल्ली में पराली पराली जलाने की वजह से, वो पूसा डिकम्पोजर की वजह से कम हो जाती है। ठीक है। इंडिया डेवलप्ड फर्स्ट क्लोन्ड बुफेलो इन द वर्ल्ड एंड प्रथम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजर बुफेलो काफ। तो भारत ने पहली, वर्ल्ड की पहली बफेलो, क्लोन्ड बफेलो और इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो काफ दोनों अभी की रिसेंट में डेवलप किए हैं। वैसे कैसी चीज़ है, डेवलप किए हैं, बफेलो डेवलप किए हैं। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड माइंस एंड मिनरल्स। इस पे क्वेश्चन आ जाता है जनरली ना, तो ध्यान से सुन लो कुछ चीज़ें। माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल आया 2023 में। इससे पहले बहुत बार एक देखो, एक एक्ट आया था 1957 में, MMDR, माइन मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन। माइन और मिनरल का डेवलपमेंट और रेगुलेशन कब आया था? 1957 में। इसके बाद इसको 4-5 बार तगड़ा अमेंडमेंट मिला है, 2015 में, 2016 में, 20 में, 21 में। 15 में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, तभी आपके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये सब लगाया गया है इसमें। ठीक है। फिर 16, 20, 21 इसमें भी कुछ कुछ काम हुआ। अभी हमारे पास रिसेंट वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी गई है। ठीक है, डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ओके, मार्क करके दे दूंगा PDF में, बट ध्यान से सुन लो अभी। देखो, जो डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनका एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंसेस कैसे दिए जाएं, किसको दिए जाएं, कैसे दिए जाएं, वो सब की बात करी गई रिसेंट वाले एक्ट में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैसे दिए जाएं? ऑक्शन से दिए जाएं। कौन से वो मिनरल्स हैं? वो 29 मिनरल्स, 29 मिनरल्स आर रिटन विद इन द 7th शेड्यूल ऑफ द MMDR एक्ट। MMDR एक्ट के 7th शेड्यूल में 29 मिनरल्स मेंशन्ड हैं। दीज आर लिथियम बेयरिंग, कॉपर बेयरिंग, पोटाश बेयरिंग, जिंक बेयरिंग। ठीक है। इन 29 मिनरल्स के ऑक्शनिंग का, ऑक्शनिंग जब हम करते हैं उसी को बोलते हैं, मतलब इन 29 मिनरल्स को बोलते हैं डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स, और इनकी ऑक्शनिंग को, इनकी ऑक्शनिंग के बाद हम लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। एक बार आपको लाइसेंस मिला, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करने का, तो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। फिर आप रिन्यू करा सकते हो और 2 साल के लिए। तो उस 5-7 साल में निकालो जितना प्रॉफिट निकालना है, दोबारा नहीं तो दोबारा ऑक्शन होएगा फिर। देखो अब अगली चीज़ सुनो, इंडिया में एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट है, 12 एटॉमिक मिनरल है इंडिया में। ये भी MMDR एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में आते हैं। तो जब तक एटॉमिक मिनरल यहाँ पे है, इस लिस्ट में है, तब तक इन पे सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार है। ओनली द गवर्नमेंट एंटिटीज कैन माइन देम, कैन एक्सप्लोर देम। बट रिसेंटली व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन थ्रू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज दैट दे हैव रिमूव्ड 6 आउट ऑफ दीज 12 मिनरल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट। एज सुन एज these minerals are removed, now the market is open to the private sector. लो भाई आओ करो काम। So now the private sector can get indulged in the mining of the atomic minerals in India, at least 6 of them. Which are those 6 given the table under omitted minerals? So beryllium, lithium, niobium, titanium, tantalum, zirconium, ये वाले जो हैं ये are the omitted atomic minerals। ठीक। empowering the central government to exclusively auction mineral concessions, ये तो ठीक है। central government to exclusively auction mining leases and composite licenses for certain critical minerals। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया है कि वो कुछ चीज़ों का एक्सक्लूसिव राइट है उसके पास टू ऑक्शन माइनिंग। ये मैंने पहले भी पढ़ा है, 2021 वगैरह के पेपर के टाइम पे पढ़ा है कि कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे ही होंगे ना, इवन इन केस ऑफ मेजर मिनरल्स भी होंगे, तो वो चीज़ तो रहती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट लेकिन जो भी, मतलब ठीक है गवर्नमेंट ऑक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन वगैरह करा देगी, लेकिन जो लीज है, जो लाइसेंस है, वो अभी भी कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो यही बात उस दिन उस पेपर में भी लिखी थी 2021 के, उसने लिख दिया था शायद स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो रोल टू प्ले, ऐसा कुछ लिख दिया था। अपॉलॉजीज, प्यास लग गई थी। हाँ ठीक है, चलो अभी का लास्ट टॉपिक करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स का। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्रिटिकल मिनरल की रिपोर्ट दी है इंडिया की। 30 तरह के क्रिटिकल मिनरल होते हैं, 17 रेयर अर्थ, 6 प्लेटिनम ग्रुप, 17 और 6 23, और 7 और होता है। ठीक है, 30 क्रिटिकल मिनरल, 17 रेयर अर्थ। उन रेयर अर्थ में 15 लेथेनाइट्स होते हैं, लेंथेनाइट्स 15 लेंथेनाइट्स, एक स्कैंडियम और एक यट्रियम। ठीक है, ये जो लेंथेनाइट्स हैं क्या होते हैं? 57 से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक जो भी एलिमेंट आते हैं उसको लेंथेनाइट बोलते हैं। वो लेंथेनाइट क्या है? एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। फिर उसके अलावा स्कैंडियम और यूट्रियम जोड़ दो इन 15 लेंथेनाइट में, तो ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट की जोड़ी बन जाती है। ऐसे ही 6 प्लेटिनम ग्रुप के हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे पूछ ले लेंथेनाइट क्या है, आर दे प्लेटिनम ग्रुप या फिर रेयर अर्थ या फिर क्रिटिकल, क्या मतलब ऐसे, तो आपको याद होना चाहिए कि वो रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया?
चलो फिर, क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और सप्लाई में रिस्क होना चाहिए तो क्रिटिकलिटी बनती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, डिसरप्ट कर दोगे इंडस्ट्री को अगर मिल जाए ये तो, ऑल ऑफ दैट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। सप्लाई रिस्क क्या है कि भाई आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर उस चीज़ पे सेल्फ सफिशिएंसी है नहीं, उसका सब्सटीट्यूट आपके पास है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें होती हैं सप्लाई रिस्क। ठीक है, तो ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मिनरल क्रिटिकल बन जाते हैं। ऐसे कोई नहीं तो कोई डिफाइन नहीं करता है कि ये क्रिटिकल मिनरल है। उसका यूज़, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू और उसका सप्लाई साइड पे कितना कंस्ट्रेंट है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकलिटी। क्रिटिकल मिनरल हैं क्या? वो देखो सुन लो, कोई डिफाइंड ऐसा कोई चीज़ नहीं है। दीज आर दोज मिनरल्स एलिमेंट्स जो कि आज के मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ठीक है, अगर सप्लाई चेन खराब होती है तो गए, तो क्रिटिकल मिनरल आ नहीं रहे और ये टेक्नोलॉजीज जो है वो बन नहीं पाएंगी। दे आर दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया जैसे कोबाल्ट है वो बहुत सारे कंट्री से इंपोर्ट करता है, हाईएस्ट चाइना से। लिथियम इंडिया हाईएस्ट चिले या चाइल्ड से, जो भी आप इसको बोलते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करता है। और निकल स्वीडन से। तो ये आपको याद रखना है, कोबाल्ट चाइना से, लिथियम चिले से, निकल स्वीडन से। क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं क्रिटिकल मिनरल के फील्ड में? इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है। किस किस का? इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत काम है। देखो सुनो ध्यान से, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप है, ठीक है। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो है ही, जापान और मिल जाए, तो ये तीनों मिलकर साथ में क्या बना रहे हैं? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, अगेन ऑब्वियसली फॉर इन द फील्ड ऑफ इंडो पैसिफिक। ठीक है, ताकि थोड़ा चाइना वाइना पे रिलायंस कम हो, आपस में बढ़ाया जा सके, स्पेशली पोस्ट कोविड। और इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन की है यूएस वाली, जो कि 14 कंट्रीज की है। ठीक है, उसमें भी किस लिए? ताकि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में हमें तेजी से इन्वेस्टमेंट मिले। तो इंडिया इज लाइक वर्किंग टफ ऑन दिस। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, जापान के साथ हो गया, यूएस के साथ हो गया, और इंडिया है ही, तो इन चारों को मिला दो, क्या बन जाता है? क्वाड बन जाता है। तो आसान है आप समझना कि जो भी क्रिटिकल मिनरल के आसपास चीज़ें हैं वो इंडिया किसके साथ पार्टनरशिप में करके बैठा है? क्वाड कंट्रीज के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग, यूएस प्लस कुछ और कंट्रीज के साथ अलग। समझ में आ गया? चलो अभी इसको यहीं रोकते हैं। वी आर डन विद 60 पेजेस, 30 पेजेस और बचे हैं, वो फटाफट कल आपका रिकॉर्ड करके दे दूंगा मैं। यू विल बी डन विद इकोनॉमी पीटी 365। होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल। ज़्यादा रटने का था इसमें, समझाने का जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट था मैंने बताया, ट्राई किया ईज करने का, बट रटने का थोड़ा सा है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना मार्क्ड है, उसमें भी कम, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे, हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, वाइंड अप करें अभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई डोंट नो कितनी लंबी हो गई रिकॉर्डिंग, बट जो भी है चलो, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई होगी, तो यू कैन सी इट ईजिली। अब तो देख ही लोगे लास्ट में क्या बोल रहा हूँ। चलो ठीक है फिर, ओके, टेक केयर। Thank you so much for attending this lecture, everybody. If you're new to the channel, please hit the subscribe button and hit the like button and drop a comment telling what do you benefit from the lecture, or what did you want an improvement in the next lecture. This is Satyam Jain for now, signing off till we meet next time. Jai Hind, keep studying. I'll come with a very nice plan very soon. बहुत अच्छी कुछ चीज़ आने वाली है, ठीक है, मेरा वादा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इट विल बी इन अ वेरी राइट डायरेक्शन फॉर अ वेरी राइट मोटिव। अभी इतना ही बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज़ टेक केयर।